पार्टियों के द्वारा सिलेक्ट होती है। इसलिए जब पार्टी सिलेक्ट करती है तो ये कहना कि जनता ने सिलेक्ट कर दिया और इलेक्ट कर दिया कुछ हद तक ठीक नहीं है। मतदाता सोच समझ करके वोट दें, वोट अवश्य दें, उसका अधिकार भी है, कर्तव्य है। लेकिन बड़े बड़े विकसित देशों में भी वोटिंग प्रतिशत 50-60 के बीच में, कहीं कहीं 45 तक भी चलती है। अभी ब्रिटेन में भी जो रेफरेंडम हुआ उसमें परसेंटेज करीब 50% के थी। तो 20%, 15%, 25% वोट शेयर पर सरकार बन जाती है, तो वो मेजोरिटी 51+ तो हुई नहीं, और इसीलिए असंतोष पैदा होता है। वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना कुछ हद तक एक सॉल्यूशन हो सकता है कि चुनाव में जो रिजल्ट आए, जो परिणाम आए, जब जनप्रतिनिधि जो चुने जाए वो जिस निस्वार्थी, पुरुषार्थी, योग्य हो, और वो संभव हो सकता है। अगर 51% से ऊपर वोट शेयर वाली सरकार होती है तो वास्तविक वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। लेकिन ऐसा पार्टी तंत्र की वजह से, मल्टी पार्टी सिस्टम की वजह से, वोट कम देने की वजह से नहीं हो पाता है। एक्चुअली हकीकत में मतदाता तो ठग लिया जाता है जनप्रतिनिधियों द्वारा, पॉलिटिकल पार्टी वोट खरीद लेते हैं, वोट बेच देते हैं। स्वास्थ्य और न्याय और शिक्षा फ्री हो, उनकी बात सुनी जाए। कई बार आपने देखा होगा टीवी में भी और अखबारों में भी और गलियों में भी, कई MP, MLA चुनाव के बाद अपने क्षेत्र में नहीं जाते और कई सदन में भी नहीं जाते। तो लोग पोस्टर लगाते हैं और MP में से तो जनप्रतिनिधि के पास में कोई फोरम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है कि उसको जिम्मेवार ठहरा सकते हैं मतदाता के पास में, कि उसको जिम्मेवार ठहरा सके। राइट टू रिकॉल नहीं है। अगर मैं किसी मामले में वकील साहब को रखता हूँ और वकील ठीक से काम नहीं करते, मुझे विश्वास नहीं कि मेरा पैरवी कर पाएंगे, तो मेरा राइट है वकील बदल दें। लेकिन जनप्रतिनिधि अगर क्षेत्र की और लोगों की भावना के अनुकूल बात नहीं करते हैं तो राइट टू रिकॉल होना चाहिए। और असल में यहाँ भी पार्टी तंत्र की वजह से बहुत से MP, MLA तो 5 साल में शायद 1-2 बार कोई प्रश्न उठाते होंगे या नहीं बोलते होंगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको भी है, मुझे भी है, मीडिया को भी है, हर किसी को है। लेकिन MP और MLA अपनी पार्टी लाइन से हट करके शायद ही हिम्मत करें सदन में बोलने। हमारी प्लूरलिस्टिक सोसाइटी को प्रोटेक्शन बड़े अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया, कानून ने दिया है। ये किसी किस्म की करंट प्रैक्टिस, ये फ्रॉड, इंटिमिडेशन, लड़ाई झगड़ा करके, मार पिटाई करके वोट करने से रोके, ये नहीं हो सकता। अनड्यू इन्फ्लुएंस बाय ऑफिशियल मशीनरी, उसको बड़ा जोर है। तो सरकार के पास तो बड़ी पावर होती है, अफसरों को जो चाहे लगा लें, सरकारी ट्रांसपोर्ट यूज करें और ये धमकियां दें, थ्रेट देंगे, सजा देंगे तो अगले 5 साल। तो जिसके लिए हमने एक प्रपोजल दिया था टोटलाइजर, आपको याद होगा एक जमाने में EVM से पहले जो बैलेट पेपर होते थे, 10 मशीनों 10 बॉक्सेस का रैंडमली लेके ड्रम के अंदर हम वो बैलेट पेपर डालते थे और उसको रोल करते थे ताकि पता न लगे कि किस गांव से, किस पोलिंग बूथ से कितने किसको वोट गए, ताकि बाद में उनकी हैरेसमेंट ना हो। अब जब से EVM शुरू हुआ तो वो प्रथा खत्म हो गई। हमने कहा कि साहब हर चीज इलेक्ट्रॉनिक हो जाती है, इस मिक्सिंग को भी हम इलेक्ट्रॉनिक कर देते हैं, मशीन से मिक्स कर देंगे। 10-12 बूथ को लेके 15 साल से प्रपोजल पेंडिंग है और कल मैंने अखबार में पढ़ा कि सरकार ने रिजेक्ट कर दिया, नहीं चलेगा। अरे क्यों नहीं चलेगा? रोज अखबार में कभी न कभी खबर आ जाती है कि किसी
एक सवाल मैं करता हूँ जिसका मुझे तो आज तक किसी ने जवाब नहीं दिया। इसी कमरे में लॉ कमीशन की पूरे दिन की एक मीटिंग हुई थी, सिटीजन का इंटरेक्शन हुआ था, लोगों के राय ली गई थी। मेरा सवाल यह है कि हिंदुस्तान की जेलों में आज भी 4 लाख के करीब कैदी हैं, उनमें से 2,70,000 अंडर ट्रायल है, यानी उनकी कन्विक्शन नहीं हुई है, यानी वो अभी इनोसेंट है। इन इनोसेंट्स की आपने 4 फंडामेंटल राइट्स छीन रखे। राइट टू लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जहां जाए, फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन जो काम करें, राइट टू डिग्निटी। अगर फंडामेंटल राइट विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ इनोसेंट्स के छीने जा सकते हैं, तो इलेक्शन लड़ना तो कोई फंडामेंटल राइट भी नहीं है। इसको कुछ दिन सस्पेंड कर दें तो क्या पता। और 20-20 साल केस चलता है, इसलिए कि उसको जिनके खिलाफ केस चल रहा है वो 20 साल उसको चलवाते हैं, अदालत में से कोई ना कोई बहाने करके उसको एक्सटेंड करते हैं। लेकिन अगर ये हो जाए कि उसका फैसले के बिना आपको टिकट नहीं मिलेगा, तो आप देखेंगे उसी फैसले को 1 साल में कराने लग जाएंगे, जल्दी कराने लग जाएंगे। आता है कि ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल होने चाहिए, इलेक्शन कमीशन खिलाफ है, दोनों बैंड होने चाहिए। हालांकि मैंने PhD किया, मुझे मालूम है रिसर्च की बड़ी वैल्यू होती है, लेकिन ईमानदारी की रिसर्च होनी चाहिए ना। बेईमानी कितनी कि बोलो क्या लिखवाना है तो पैसे दे के जो चाहो लिखवा लो, ये गला जीत रहा आ रहा है, क्योंकि हवा बनाने के लिए ये चीजों का बड़ा असर होता है। मतदाता, ये कहा गया रावत जी ने भी और विक्रमचंद्र जैन जी ने भी कि एक दिन का राजा होता है। मैं तो ये सोचता हूं कि काश मतदाता एक दिन का भी राजा होता। मेरे हिसाब से मतदाता राजा है ही नहीं। वो क्यों नहीं है, मैं 2 मिनट लूंगा ये बताने के लिए। विक्रमचंद्र जैन जी ने इसकी तरफ इशारा किया था कि जनप्रतिनिधि भी राजनीतिक दलों के द्वारा चुने जाते हैं। वो बात बिल्कुल सही है। मैं स्कूलों, कॉलेजों में और सभाओं में और रोटरी क्लबों में भाषण कभी देता हूं, तो मैं सबसे पूछता हूं कि सरकार कहां से आती है, तो 100% जवाब मिलता है सरकार हम चुनते हैं। ये सुन के मुझे बड़ी खुशी होती है। इससे पता लगता है कि लोकतंत्र का जो मंत्र है वो भारतीयों के दिलो दिमाग में बहुत गहरी तरह से पहुंच गया है। हम लोग सब ये समझते हैं कि हम सरकार चुनते हैं। फिर जब मैं उनसे आगे पूछता हूं कि जब आप चुनाव बूथ पे जाते हो और वोट देते हो, तो क्या ये वोट देते हो कि सरकार ए होनी चाहिए, बी होनी चाहिए? वो कहते नहीं। फिर मैं पूछता हूं वोट किसके लिए देते हो, किसको चुनते हो? वो कहते हैं MLA और MP को चुनते हैं। मैं पूछता हूं वहां आपको क्या चॉइस है? कहते हैं जी जितने उम्मीदवार होते हैं जिसको मर्जी वोट दे दें, ये हमें चॉइस है। फिर आगे पूछता हूं, मुझे सवाल पूछने की आदत है क्योंकि मैं जहां पढ़ाता था वहां सवाल पूछ के ही पढ़ाया जाता था। फिर आगे मैं पूछता हूं कि ये जो लोग जिनमें से आप किसी एक को वोट दे सकते हैं, वो उम्मीदवार कैसे होते हैं? फिर लोग थोड़ा सोचते हैं और कहते हैं उम्मीदवार तो जिसको पॉलिटिकल पार्टी टिकट दे देती है वो बनता है। तो फिर मैं उसको आगे बढ़ा के पूछता हूं कि जब पॉलिटिकल पार्टी जिसको टिकट देती है आप उसको ही वोट दे सकते हैं, किसी अलग आदमी को तो नहीं दे सकते? वो कहते हैं हाँ। फिर मैं पूछता हूं कि आप अपनी मर्जी से वोट दे रहे हैं कि जिसको पॉलिटिकल पार्टी कह रही है कि इनमें से किसी को भी वोट दे दो उसको दे रहे हैं?